क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक आदिम मानव ने पत्थरों से आग जलाई और आज हम ब्रह्मांड की गहराइयों को नापने लगे हैं? यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। यह थी आध्यात्मिक विकास की, चेतना के उत्थान की यात्रा। हमारा अस्तित्व केवल मांस और हड्डियों का नहीं है। हम चेतना है, ऊर्जा है, दिव्यता के अंश है। महर्षि अरविंद कहते हैं, मानव केवल एक संक्रमण है, असली लक्ष्य है महामानवपन। तो आइए खोजें इस रहस्य को, कैसे पत्थर युग से शुरू हुई हमारी यात्रा एक दिव्य, चेतनात्मक और अलौकिक युग की ओर बढ़ रही है। आज का सत्संग मिस्ट्री ऑफ जर्नी टू सुपर ह्यूमन एज फ्रॉम स्टोन एज थ्रू डिवाइन एवोल्यूशन। हिंदी में कहा जाए तो ये दैवीय उत्क्रांति के माध्यम से पाषाण युग से महामानव युग की यात्रा का रहस्य है। डार्विन ने इसके ऊपर बहुत विश्लेषण किया है कि पाषाण युग से व्यक्ति मानव कैसे बना। साइंस ने भी इस पर काफी अध्ययन किया है, प्रकृति को भी समझा है, पर ना विज्ञान ने और ना प्रकृति के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश नहीं की है कि इसमें आध्यात्मिकता की कितनी महान भूमिका है। ये जितना भी विकास हुआ है विज्ञान और प्रकृति की वजह से तो है ही, लेकिन इसके सतह पर आध्यात्मिकता का ही ज्ञान है। आध्यात्मिकता के एवोल्यूशन की वजह से ही, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की वजह से ही मनुष्य इस स्तर पर पहुंच गया है। अगर आप विज्ञान के रूप में देखें तो आज से 10 साल पहले हमको कहीं पर भी फोन से माध्यम से बात करनी होती थी तो हम लैंडलाइन से बात करते थे। आज हम किसी भी परिस्थिति में हैं, एक क्षण में ही संसार के किसी भी कोने में मोबाइल से बात कर सकते हैं। ये विज्ञान की महाप्रगति की वजह से ही है। लेकिन विज्ञान ने आध्यात्मिक विज्ञान की ओर कभी दृष्टि ही नहीं डाली और इसीलिए आध्यात्मिक विज्ञान की प्रगति विज्ञान के रूप में नहीं हो पाई। जब आध्यात्मिक विज्ञान की प्रगति विज्ञान के रूप में होगी तब आप ये महसूस कर पाओगे, इसका आभास हो जाएगा कि सारा संसार पूर्ण रूप से बदल गया है। आध्यात्मिक विज्ञान में प्रगति की इतनी सूक्ष्म संभावनाएं हैं, आपको किसी भी स्तर पे पहुंचाया जा सकता है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि भौतिक विज्ञान जो है वो हम बाह्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान स्वयं का विज्ञान है, ये स्वयं की प्रगति का विज्ञान है और जिन्होंने स्वयं की प्रगति की है वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर भी पहुंच गए। विज्ञान जब इस दृष्टिकोण से देखेगा कि मानव स्वयं की प्रगति कैसे करे तो ही मानविकता के शिखर पे पहुंचा जा सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और आप सब जानते भी हैं कि कुंती ने सूर्य भगवान की साधना की थी। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान तो भौतिक रूप में मत समझो, मतलब प्रभु महाचेतना के रूप में प्रकट हुए। लेकिन कुंती इतनी
अपनी चेतना को इतना विस्तार नहीं कर पाई थी, तो प्रभु ने अपनी चेतना उसमें डाली, कुंती में। चूँकि उसका इतना विकास नहीं था और किसी भी स्त्री में गर्भाशय ही साधारण रूप से चेतना को आमंत्रित करता है, तो वो चेतना उसके गर्भाशय में चली गई और कर्ण का जन्म हुआ। उस सूर्य ने कुंती से कोई संभोग नहीं किया था। ये प्रकाश रूप में ही चेतना का गर्भाशय में प्रकट होना था। अगर कुंती का मानसिक विकास ज़्यादा होता, तो वो उस चेतना से सुपर ह्यूमन बीइंग भी बन सकती थी, पर ऐसा हुआ नहीं। दूसरे रूप में ये देखो कि ये महाविज्ञान हमारे पुरातन विज्ञान में काफ़ी अग्रसित था, जिसको कि हम अब भुला चुके हैं। धीरे-धीरे हमको यही विज्ञान फिर से प्रगति में लाना है। बहुत पीछे मत जाओ। महाभारत में भी हम जानते हैं कि जो सत्यवती के पुत्र थे, विचित्रवीर्य, जब उनको संतान नहीं हुई, तो भीष्म पितामह ने महायोगी को आमंत्रित किया, तो उनकी एक पत्नी अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जिसके बाद पांडु के कुंती से 5 पुत्र हुए, जिसमें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव एक्सेट्रा। पर अंबालिका से जो पुत्र हुए, जो पांडु पुत्र हुए, तो भीष्म पितामह ने एक महान देवता को आमंत्रित किया था, क्योंकि विचित्रवीर्य से पुत्र होना नामुमकिन हो गया था। तो जो महादेवता, महापुरुष, उन्होंने अपनी चेतना के रूप में प्रकट होकर के पांडु का जन्म हुआ अंबालिका से। उनकी जो दूसरी पत्नी थी अंबिका, उससे भी पुत्र का जन्म हुआ, जो धृतराष्ट्र थे। अब प्रश्न ये है कि धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। उसका कारण ये था कि जो अंबिका थी, जब महर्षि उसमें चेतना का प्रसरण कर रहे थे, तो वो बहुत घबरा गई। उसने आंख बंद कर ली। वो चेतना को महाचेतना के रूप में अंदर नहीं बसा सकी, तो इस वजह से धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। पर अचानक ही पराशर्मी, जो कि इन महारानियों के पास कार्य करती थी, वो बीच में आ गई और आनंद की भावना से महर्षि के कारण उसमें भी चेतना का प्रसारण हो गया। उसने आनंद रूप में उसको स्वीकार किया और विदुर जी का जन्म। तो ये प्रसंग सुनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारी चेतना की प्रगति उस समय कितनी ऊंचाइयों पर थी कि बिना संभोग से भी आदर्श बालक का जन्म होना मुमकिन था, और हम उस विज्ञान को भूल गए हैं। पर जैसे-जैसे हमारा विकास महामानव के युग में होगा, सुपर ह्यूमन एज में होगा, तो हम इससे भी ऊंचा जाने में हमारी क्षमता आ जाएगी। अब जैसे आप जानते हैं कि 200 साल पहले कोई हवाई जहाज नहीं थे। चर्च में भाषण देते हुए जो चर्च के महान व्याख्यानकार थे, उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो
वो आसमान में उड़ सके। पर आपको आश्चर्य होगा, जिन्होंने ये कहा था, उन्हीं के 2 पुत्रों ने 50 साल में एरोप्लेन का आविष्कार किया और उन्होंने अपने जीवन में ये देखा कि व्यक्ति उड़ भी पा रहा है। तो इवोल्यूशन के संबंध में कुछ भी कहना नामुमकिन है। पाषाण युग से अब तक जो भी एवोल्यूशन हुआ है, उसमें करोड़ों वर्ष लग गए हैं। लेकिन अब जो एवोल्यूशन हो रहा है, वो बड़ी प्रगति से हो रहा है। अगर हम स्टोन एज में जाएं, तो पृथ्वी पहले आग का गोला थी। जब वो ठंडी हुई, तो उसमें महाचट्टानें और पत्थर के रूप में ही पृथ्वी थी। चट्टान और पत्थर क्या है? ये एक कंडेंस एनर्जी का रूप है। जैसे जैसे पत्थर हवा की वजह से, तूफानों की वजह से, टकराव की वजह से छोटे छोटे कणों में बदले और फिर पानी के निकट आए, पानी के क्लोज कांटेक्ट में आए, तो रेत बनी, रेत से फिर मिट्टी बनी और मिट्टी से घास की उत्पत्ति हुई, फिर छोटे छोटे जीवाणु बने और धीरे धीरे पेड़ पौधे बने। डार्विन ने ये थ्योरी बड़े विस्तार से समझाई है। मैं उस विस्तार में ना जाते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब पौधे बन गए, पौधों से प्लांट बन गया, और आप समझते हैं पौधों की जड़ें जो है वो जमीन में है। वो जड़ों से ही वो अपना सब भोजन लेते हैं और उनसे ही पत्ते बनते हैं, फल फूल बनते हैं, जिसको कि हम प्रयोग में लाते हैं। पर पौधों का मुखार बिंद तो पृथ्वी में ही है। तो इसको दूसरे रूप में समझो, पौधे जो हैं मानव के पूर्ण रूप से 180 डिग्री उल्टे हैं। मानव खड़ा है, उसका मुंह ऊपर है और पौधों का मुंह नीचे है। तो पौधों अपने मुखार बिंद से जो भी पृथ्वी से शक्ति लेते हैं, चेतना के माध्यम से उसमें पत्ते बनते हैं, फल फूल बनते हैं। पर चेतना की शक्ति बहुत कम है उनमें। पर फिर भी चेतना की शक्ति तो है ही। चेतना की शक्ति से ही वो पृथ्वी के अंदर पानी का स्रोत ढूंढ सकते हैं। अगर कहीं म्यूजिक बज रहा हो, तो उनकी जड़ें उस तरफ आकर्षित हो जाती। और वैज्ञानिक रूप में भी देखा गया है, जहाँ प्रभु की ध्वनि हो, उस फसल में दाना भी बहुत अच्छा होता है, उसमें पौष्टिकता भी बहुत ज्यादा होती है। ये प्रमाणित करता है कि पौधों में प्रभु की आध्यात्मिक शक्ति है। जब पौधों का और घास का अवतरण हो गया इस पृथ्वी पे, तो सबसे पहले अमीबा नाम का छोटा सा कीड़ा पैदा हुआ और बढ़ते बढ़ते महाजीवों का इस संसार में रूपांतरण हो गया। उसी की वजह से पानी में मछलियां आ गई, छोटी छोटी मछलियां आ गई। अब मछलियां जो हैं पौधों के बाद आई, तो वो वनस्पति से ज्यादा विकसित है। आध्यात्मिक रूप में ये देखिए कि पौधों की जड़ें जमीन में हैं, जबकि छोटी या बड़ी मछली जो भी है, वो पानी की सतह पे रहती है। उसका मुंह जमीन के अंदर नहीं है, जमीन के ऊपर है। 90 डिग्री का उसमें दोनों के मुंह में फर्क है। मतलब मछली का विकास वनस्पति विकास से
बहुत अधिक है। वो मछली कूद भी सकती है। जब मून की वजह से ज्वार आता है, चाँद की वजह से, तो मछलियाँ अपने अंडे जो हैं ज़मीन में रख लेती हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें। और जब भाटा आता है, तब मछलियाँ अपने अंडे वहाँ से निकाल लेती हैं और फिर वो पूर्ण रूप से पानी में आकर मच्छियाँ बन जाती। अब उनमें परमात्मा की शक्ति है, तभी उनको इतना ऐसा ज्ञान है कि अगर वो पानी में अंडे देंगी, तो विकसित नहीं हो पाएँगे। इसलिए जब बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं, तो ज़मीन से पानी दूर हो जाता है, तो जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ जाके अंडे देती हैं। वो 15 दिन के बाद जब लहरें कम हो जाती हैं, अंडे वहाँ से ले आती। तो पौधों के मुकाबले उनमें ज़्यादा बुद्धि विकास है, क्योंकि वो सतह पे रहती हैं, जबकि पौधे जो हैं, ज़मीन के अंदर से अपना भोजन लेते हैं। अब मच्छियाँ कूद करके ज़मीन पे भी चली जाती हैं। वो ज़मीन पे जाते हुए डार्विन ने ये प्रूव किया था कि वहीं से फिर मेंढकों का जन्म होता है। और जब मेंढक का जन्म हो गया, उसके बाद कछुए का जन्म हुआ, जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। धीरे-धीरे जब पौधों को खाने की ज़रूरत पड़ी, जब बहुत ज़्यादा खाद वगैरह नहीं थी, जब पौधों के तने होते थे या पेड़ के जो तने होते थे, उनमें 1-2 जगह पानी की लहरें आ जाती थी। जैसे मतलब काँच आकर के तनों पर चिपक गया हो। वो काँच नहीं होता था, बल्कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती थी। वो ट्रांसपेरेंट सरफेस इतना आकर्षित करती थी कि कीड़े उसमें आ जाते थे और कुछ छोटे-मोटे जानवर भी आ जाते थे। जब वो उसके अंदर आ जाते थे, तो पेड़ उस दरवाजे को जिसमें कि ये ट्रांसपेरेंट जगह थी, उसको बंद कर देते थे और सबको अपने अंदर समा लेते थे। इस तरह के बहुत सारे वृक्ष आज भी अफ्रीका के कुछ जंगलों में हैं। इस तरह वो अपने खाद की पूर्ति करते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, परमात्मा ने किसी न किसी रूप में पौधों को भी चेतना दे रखी थी, मछलियों को भी चेतना दे रखी थी, ताकि उनका विस्तार हो सके। लेकिन मछलियाँ ज़्यादा विकसित रही पौधों से, क्योंकि वो ज़मीन के पैरेलल रही। अब पृथ्वी के जानवरों का अगर अध्ययन किया जाए, तो पृथ्वी पे हिरण है, कंगारू है, कुत्ते हैं, बिल्लियाँ हैं, गाय हैं, भैंस हैं। इनकी सब की रीढ़ की हड्डियाँ ज़मीन के पैरेलल ही हैं। पर इनका जो सिर है, अपनी पीठ से थोड़ा ऊपर रहता है। जब सिर ऊपर रहता है, तो ये प्रदर्शन करता है कि वहाँ पर खून का प्रवाह थोड़ा कम होता है। इसलिए गाय का भी थोड़ा मस्तिष्क बढ़ जाता है। वो बंदर तो बैठ भी सकते हैं, पीठ को सीधा करके, तो बंदरों का विकास और भी ज़्यादा तेज है। बंदर के बाद ही फिर मानव का विकास हुआ है। सर्प जो है, वो भी अपनी रीढ़ पे खड़ा हो सकता है। जो भी जानवर अपनी पीठ में सीधा खड़ा हो सकता है या अपनी पीठ को सीधा कर लेता है, तो ये प्रदर्शन करता है कि उसमें विकास ज़्यादा हो गया है। अब आप जिराफ देखते हो, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है, वो अपने पेट से ऊपर रहती है।
तो उसमें मच्छी का विकास कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। कुत्तों को तो लोग घर में पाल लेते हैं, कुत्ता बैठ सकता है, उसकी गर्दन ऊपर रहती है, उसको कुछ सिखाया भी जा सकता है। तो जब जानवर बैठना सीख लेता है, खड़े होना सीख लेता है, तो ये समझो वो मानव के निकट आ गया है। तो आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार ये आपकी रीढ़ की हड्डी का ही विकास है। पौधों के रूप में वो ज़मीन के नीचे है, मच्छियों के रूप में वो पानी की सतह पे है और जानवरों का भी पृथ्वी की सतह पर ही है, लेकिन उनका मस्तिष्क थोड़ा ऊपर रहता है। इसलिए मस्तिष्क का विकास हो गया है और बंदरों का विकास तो मस्तिष्क के रूप में बहुत ज़्यादा है। जापान और कई जगह तो बंदरों का इस्तेमाल इस रूप में होता है कि होटल में वो वेटर का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेट कर सके, अपनी पीठ को सीधी रख सके और उनमें ब्रेन का विकास हो गया। उसके ऊपर हम जाएं तो पक्षी हैं। पक्षियों का विकास तो कई गुना ज़्यादा है। पक्षी तो ब्रह्मांड में रहते हैं, आत्मिक शक्ति के साथ रहते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, उनकी गर्दन भी ऊंची रहती है पीठ से। आपको पता है कि भरतपुर में जब सर्दी का मौसम होता है तो तिब्बत से पक्षी उड़ करके भरतपुर में आ जाते हैं और जब गर्मी होती है तो वापस तिब्बत में चले जाते हैं, तिब्बत या साइबेरिया जहाँ पर भी है। तो उनको तापमान का पूरा आभास है, क्योंकि वो प्रकृति के बहुत नज़दीक हैं और मानव के भी बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आप सब जानते हो कि तोते को हर किस्म की ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि पक्षी जो है उसकी गर्दन थोड़ी ऊपर रहती है, तो उसका मस्तिष्क का विकास हो गया है। इसीलिए वो राम राम की ध्वनि भी बोल सकता है। घर में जिन्होंने तोता पाल रखा है उनको पता है कि वो कैसी-कैसी भाषाएँ बोलता है। वो घर के अंदर जो होता है उसका भी उसको आभास रहता है। अब पक्षियों का इतना विकास है कि अब बाहर कोई भोजन डाल दो, ताज़ा भोजन, तो कौवे और चीलें आकर के उसको खाने भी लगती हैं। तो कैसे उन इसका इससे यही प्रतीत होता है कि वो ज़्यादा विकसित प्राणी। उसके बाद धीरे-धीरे कई लाखों साल के बाद मनुष्य का विकास हुआ। वो बंदर से हुआ। जैसे बंदर की पूँछ थी, किसी समय मनुष्य की भी पूँछ हुआ करती थी। वो मनुष्य अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख पाया, तो उसके अंदर की जो चेतना थी, रीढ़ की हड्डी की माध्यम से उसके मस्तिष्क में पहुँच गई और मनुष्य का जो सिर है, वो पेट से बहुत ऊपर है। ज़्यादा शक्ति, ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी पेट में ही रहती है, क्योंकि पेट ही भोजन को पचाता है। बाकी जितने भी जानवर हैं, उनका सिर पेट से ज़्यादा ऊपर नहीं है। केवल मानव का ही सर जो है पेट से ऊपर है और उसमें ज़रूरत के अनुसार ही शक्ति जाती है। इसीलिए जब आप रात में सोते हैं, तो अपने सर के नीचे तकिया रखते हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपके सर को ना हो। अगर ज़्यादा ब्लड सप्लाई सर को हो गया, तो आपको मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो धीरे-धीरे प्रकृति ने मानव का विकास किया है और विकास जो है बुद्धि के रूप में हुआ है, चेतना के रूप में हुआ है और विकास ऐसा हो गया है कि मानव समझ गया है
कि उसके शरीर में श्वासों का क्या महत्व है, चेतना कहाँ से आती है और उसका जो मन है, उसका क्या योगदान है। विज्ञान मन के ऊपर नहीं जा पाया है, मन का ही विकास किया है। मन के विकास के बाद मन में ही जितना विकास हो रहा है, उसके ऊपर विज्ञान ने अनुसंधान में अपनी शक्ति नहीं लगाई। भारत में जो महर्षि अरविंद हुए हैं, जिनका पौंडीचेरी में आश्रम है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अनुसंधान किया और संसार के सामने ये प्रस्तुत कर दिया कि मानव का विकास अब चेतना के रूप में ही होगा और जो लोग चेतना का विकास पर कर पाएंगे, वही महामानव बनेंगे। जैसे मैंने महाभारत की आपको अंबिका, धृतराष्ट्र, पांडु की जो उदाहरण दिए, वो सब चेतना का विकास ही था। जिस समय हमारे भारत में चेतना का विकास बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए कर्ण जैसे महापुरुष भी पैदा हो सके, अर्जुन जैसे महापुरुष भी हुए। अब जैसे-जैसे व्यक्ति चेतना का विकास कर रहा है, तो जैसे ही चेतना का विकास, अगर विज्ञान भी इस तरफ अपना ध्यान दे, विधियाँ, नई-नई विधियाँ खोजे, तो चेतना का विकास वैज्ञानिक रूप से भी हो सकता है। आधुनिक काल में चेतना का विकास यौगिक रूप में है और महायोगी इस ब्रह्मांड में भारत ने पैदा किए हैं। अगर विज्ञान भी इस रूप में अपना थोड़ा भी योगदान देता है, तो चेतना का विकास बहुत सुलभता से हो जाएगा। और जैसा ही चेतना का विकास होगा, तो मानव महामानव में बदल जाएगा। अभी भी महामानव हैं हमारे पास, लेकिन तब उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब महामानव हो जाएगा इस संसार में, तो महामानव के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। महामानव अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से प्रकाश भी पैदा कर सकता है। वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी जा सकता है। एक एटम से इतनी ज़्यादा शक्ति पैदा होती है कि एटम बम बनता है। उससे जापान का हिरोशिमा और नागासाकी तक ध्वस्त हो जाते हैं। चेतना तो चेतन जीव है, चेतन विज्ञान है, सचेतन कोशिका है, दूसरे रूप में समझा जाए। ये ऐसी शक्ति है, अगर इसका थोड़ा भी विकास हो जाए, तो ये प्रकाश के रूप में परिणित हो सकती है, सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकती है। इसको भोजन की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर चेतना आती है तभी तो आपका जन्म होता है। चेतना के अनुसार ही आपका शरीर बढ़ता है। अगर चेतना का मनुष्य में पूर्ण रूप से विकास हो जाएगा, तो वो समाधि की दिशा से कई गुना ऊपर चला जाएगा और अपनी चेतना को संतति के रूप में भी प्रयोग कर सकता है, वैज्ञानिक रूप में भी प्रयोग कर सकता है, प्रकाश की उत्पत्ति के लिए भी प्रयोग कर सकता है। और जब चेतना का विकास होगा महामानव के रूप में, तो उसके समस्त पूर्ण रूप से उसको स्पष्ट होगा कि इस संसार में कुछ भी मिस्ट्री नहीं है। सब कुछ किस कारण से हो रहा है, उस उसका मुख्य स्रोत क्या है, कहाँ से वो प्रकाश लाया जाता है, कहाँ विलीन होता है,
तो आप सोच सकते हो मानव किस ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। आप अगर अपने घर में भी बैठे हुए हैं तो अपने स्वयं से ही प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। मानव का इतना विकास होने की संभावना है अगर चेतना का महाविकास हो जाए तो। और चेतना का विकास आधुनिक काल में तो योगिक पद्धतियों से ही संभव है। अगर आप चेतना को अपने अंदर आत्मा के रूप में इसको पहचान लें और इसके साथ रहें और ब्रह्मांड की शक्तियों में इसको मिला सकें तो आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। और समाधि की अवस्था में जाने के बाद ही वास्तविक विकास शुरू होता है। वास्तविक विकास चेतना का समाधि की अवस्था में जाने के बाद ही है। अब उसमें कितने करोड़ों साल लगते हैं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे महर्षियों ने उस अवस्था में पहुंचकर मानव कल्याण किया है। उस अवस्था में पहुंचकर हवाई जहाज तक चलाए हैं। ये सब कहानियां नहीं है, ये सब चेतना का विकास है। चेतना में इतनी शक्ति है कि आपको किसी पल भी कहीं भी ले जा सकती है। जो हम कहानियों के रूप में पढ़ते हैं, वास्तव में ये चेतना का महाविज्ञान ही है, महाविकास है। चूँकि ये भीतर का विज्ञान है, ये भौतिक विज्ञान नहीं है, इसलिए विज्ञान ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया है, केवल हमारे महायोगियों ने ही किया है। महर्षि अरविंद ने तो बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि आने वाले समय में चेतना के विकास से ही मनुष्य महामानव बनेगा। उस सारी सृष्टि चेतना के विकास से ही चलेगी और जब चेतना का विकास होगा तो कहीं पर भी एनर्जी की शॉर्टेज नहीं रहेगी, कमी नहीं रहेगी। हर जगह ज्ञान ही ज्ञान होगा। वो सारी सृष्टि का इस तरह रूपांतरण हो जाएगा और आप भली-भांति उसको समझ जाओगे कि सृष्टि में क्या हो रहा है। आपके लिए कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहेगी, कुछ भी रहस्य नहीं रहेगा। आप जो चाहोगे उपजा लोगे, जैसा चाहोगे जीवन व्यतीत कर लोगे। उस अवस्था को समझाना और शब्दों के रूप में प्रस्तुत करना नामुमकिन है। पर अगर आपके अंदर थोड़ा भी चेतना का विकास होता है, तो आपको प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ स्वयं ही आपके पास आ जाता है। आज भी जो व्यक्ति समाधि के स्तर पर पहुँच गए हैं, उनके सारे कार्य अपने आप ही होने लगते हैं। ये तो चेतना का निमंत्रण रूप है। अब चेतना का जो विकास का रूप होगा, वो तो शब्दों में कहना नामुमकिन है। तो ये सब मानव विकास की परिस्थितियां हैं। हम लोग कैसे स्टोन एज से मानव एज में पहुंचे। अब मानव एज से महामानव एज में पहुंचने के लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसमें चेतना के विकास की आवश्यकता ही है। वो जो व्यक्ति अभी स्वयं को चेतना के रूप में स्वयं को अग्रसर कर रहा है, हो सकता है वो महामानव ना बन सके अपने इस जन्म में, पर महा ऊंचाइयों को वो अवश्य स्पर्श कर जाएगा, ताकि कुछ भी आप उसके सामने कुछ भी मिस्ट्री नहीं रहेगी। वो परमात्मा का रूप हो जाएगा। तो हमें अपना चेतना का विकास करना चाहिए ताकि हम
परमात्मा का रूप हो सके। धन्यवाद।